हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम ना स्पेक्ट्रोस्कोपी का थर्ड सेमेस्टर का संत गाडगे अमरावती यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पहले 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन। ये हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम और ये रह गया था। माइक्रोवेव एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं और माइक्रोवेव इनएक्टिव कौन से होते हैं। माइक्रोवेव एक्टिव और माइक्रोवेव इनएक्टिव। तो जिनकी परमानेंट डाइपोल माइक्रोवेव या फिर जिसी को हम क्या कहते हैं रोटेशनल एक्टिव, दोनों माइक्रोवेव और रोटेशनल स्पेक्ट्रा सेम ही है। तो जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है, कंडीशन क्या है, देखो ये बहुत यही इंपॉर्टेंट कंडीशन है माइक्रोवेव एक्टिव होने के लिए। कंपाउंड में क्या होना चाहिए, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होनी चाहिए, यानी म्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और जिनकी डाइपोल मूवमेंट इक्वल टू 0 होती है वो क्या होते हैं, IR इनएक्टिव होते हैं। तो म्यू 0 किन का होता है, नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स का। नॉन पोलार मॉलिक्यूल, नॉन पोलार मॉलिक्यूल क्यों कौन से होते हैं, जिनमें दोनों एटम सेम रहते हैं, जैसे O2 N2 H2, उसके बाद देन Cl2। देखो दोनों एटम क्या है, सेम है, यानी दोनों की एनर्जी डिफरेंस में क्या है, कोई भी क्या है डिफरेंस नहीं है। एनर्जी इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस कितना है इनका, 0 है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम एटम है तो सेम ही रहेंगी। तो दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलार मॉलिक्यूल। और इनकी डाइपोल मूवमेंट ना 0 होती है। जिनकी डाइपोल मूवमेंट 0 रहेंगी वो क्या रहेंगे, माइक्रोवेव इनएक्टिव रहेंगे। माइक्रोवेव एक्टिव कौन से रहेंगे, जिनकी डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं रहेंगी। तो डाइपोल मूवमेंट 0 किसकी नहीं रहती, जिनके दोनों एटम क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, लाइक HCl HBr। अब ना इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पोलार होते हैं और माइक्रोवेव एक्टिव होते हैं। ये जो है ये क्या है, पोलार मॉलिक्यूल है। तो जो पोलार मॉलिक्यूल रहेंगे, सारे पोलार मॉलिक्यूल क्या रहते हैं, माइक्रोवेव एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उनकी डाइपोल मूवमेंट क्या रहती है, 0 नहीं रहती। हमें बस यही याद रखना है कि जिनकी डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं रहेंगी वो माइक्रोवेव एक्टिव रहेंगे। और 0 किसकी नहीं रहेंगी, पोलार मॉलिक्यूल्स की। यानी अगर 2 अलग अलग एटम है तो ये कैसे हो गए, पोलार हो गए। और सिंपली हम इस वे में भी याद रख सकते हैं कि अगर हमारे कंपाउंड में सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन, ये जो सिमेट्री है, अगर ये हमारी सिमेट्री प्रेजेंट है तब हम बोलेंगे कि ये हमारा कंपाउंड माइक्रोवेव क्या है, इनएक्टिव है। अब सेंटर ऑफ इन्वर्जन कैसे, सेंटर ऑफ इन्वर्जन में होता क्या है, यहाँ जो एटम प्रेजेंट है तो उसके अपोजिट साइड पे भी सेम एटम प्रेजेंट होना चाहिए। अगर कोई एटम यहाँ प्रेजेंट है तो इसके अपोजिट साइड पे भी सेम एटम प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे CO2, अभी CO2 इस तरह से है, देखो कार्बन के इस साइड ऑक्सीजन है तो सेम अपोजिट साइड भी ऑक्सीजन है। इसमें क्या है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन I प्रेजेंट है, इसलिए ये भी CO2 क्या है, माइक्रोवेव इनएक्टिव है। अभी देखो H2O में भी यहाँ से अगर हम देखें तो इधर साइड भी ऑक्सीजन है, इधर साइड भी ऑक्सीजन है, दोनों क्या है, सेम एटम है O2 में। इसी तरह N2Cl2 सारे नॉन पोलार मॉलिक्यूल में क्या है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, माइक्रोवेव इनएक्टिव होते हैं। तो CO2 हमारा क्या हो गया, माइक्रोवेव इनएक्टिव हो गया। क्यों, क्योंकि इसका रीज़न ये होता है, ये तो हमने सेंटर ऑफ इन्वर्जन से ऐसे ही पता लगा लिया, लेकिन जो करेक्ट रीज़न है वो क्या होता है, इसकी डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में होती है ऑक्सीजन की, इस ऑक्सीजन की इस डायरेक्शन में होती है, दोनों सेम डाइपोल मूवमेंट होती है, एक दूसरे की कैंसल कर देती है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सेम डाइपोल मूवमेंट दोनों को क्या कर देती है, कैंसल कर देती है। इसलिए ये जो होता है ये माइक्रोवेव इनएक्टिव होता है। इसी तरह Br2 भी माइक्रोवेव इनएक्टिव, CH2 भी सेम इसी तरह है।
इसमें क्या है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन I प्रेजेंट है, इस साइड S है, सल्फर है, तो कार्बन के इस साइड भी सल्फर है, तो इसकी जो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है और इस सल्फर की जो इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगे डाइपोल मोमेंट को, और जो नेट रिजल्टेंट म्यू हमारे पास में रहेगा डाइपोल मोमेंट, वो क्या रहेगा, 0। इसीलिए ये भी क्या हो गया, माइक्रोवेव इनएक्टिव। अभी हम बात करते हैं HBr की। तो HBr देखो दोनों अलग अलग एटम है, तो दोनों की जो डाइपोल मोमेंट है एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकती, इसलिए म्यू हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होगा। पोलार मॉलिक्यूल है क्योंकि दो अलग अलग एटम है, इसलिए ये माइक्रोवेव एक्टिव होगा। इसी तरह CH Cl3 का स्ट्रक्चर रहता है, CH Cl3। अभी देखो ये Cl के अपोजिट में यहाँ पे एक Cl रहता, ऐसे 3 Cl अपोजिट में रहते एक दूसरे में, तो इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट रहता था, तो ये क्या रहता था, IR इनएक्टिव। लेकिन अभी मॉलिक्यूल ऐसा है, अभी जो Cl की डाइपोल मूवमेंट है नीचे के डायरेक्शन में और जो H की डाइपोल मूवमेंट है ऊपर की, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकती क्योंकि ये दोनों अलग अलग एटम है। जो सेम एटम रहते हैं ना, तो वो एक दूसरे की डाइपोल मूवमेंट को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये तो अलग अलग है, इसलिए इनकी डाइपोल मूवमेंट क्या है, 0 नहीं होंगी, इसलिए ये क्या है, माइक्रोवेव एक्टिव रहेंगे। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंट फॉर द इफेक्ट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ नैनो क्रिस्टल्स ऑन रिएक्टिविटी। तो जो नैनो क्रिस्टल्स होते हैं ना, नैनो क्रिस्टल, तो उनकी हमें क्या बतानी है, उनकी साइज और उनका जो शेप है वो उसकी रिएक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है, उनकी रिएक्टिविटी कैसी होती है। अब ना एक बड़ा सा मैटर है बल्क, ये एक सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस आप बड़ी साइज का ले लो, ये एक सब्सटेंस है। तो अब जब हम इसको ब्रेक करेंगे, इसको मैंने ब्रेक करके इसे छोटे छोटे पार्टिकल्स बना लिए, नैनो पार्टिकल्स। ये क्या है, बड़ा बल्क मटेरियल है, बड़ी क्वांटिटी में मैंने लिया है बल्क मटेरियल, और ये उसी के नैनो पार्टिकल्स है। तो जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं ना, नैनो पार्टिकल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, समझो। हाँ, नैनो पार्टिकल्स, जो पार्टिकल एकदम छोटे छोटे होते हैं वो कैसे होते हैं, स्फीयर शेप के, इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है। अब देखो ये एक बड़ा बल्क मैटर है, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ये चारों साइड इतना ही इसका सरफेस एरिया है। अब इसके अंदर जो पार्टिकल है ये तो सरफेस एरिया में काउंट नहीं होंगे, सरफेस एरिया में तो जो सरफेस पे पार्टिकल है उतना ही सरफेस एरिया काउंट होगा। अब इसको मैंने ब्रेक करके छोटे छोटे पार्टिकल्स, अब हर एक पार्टिकल का जो साइड वाला एरिया है, साइड पे जो एटम ये है, तो ये सरफेस पे प्रेजेंट है, हर एक एटम का पूरी साइड क्या है, सरफेस है, तो पूरी साइड सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। कैसे, क्योंकि देखो एक एटम का इतना सरफेस एरिया है, दूसरे एटम का इतना सरफेस, ऐसे बहुत सारे एटम है तो कितना सारा सरफेस एरिया हो जाएगा हमारे पास, इसलिए सरफेस एरिया वो एरिया होता है जो सरफेस पे प्रेजेंट हो, यानी जो बाहर साइड हो। तो पूरा सरफेस एरिया है ना ये बाहर की साइड, आउटसाइड, अब इसमें तो ये इतना, इसके बीच में कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन उनका एरिया सरफेस एरिया नहीं होगा क्योंकि वो मटेरियल के इनसाइड है। अब जैसे ही हमने इसको ब्रेक कर दिया तो हर मॉलिक्यूल का अपना अपना एक एक सरफेस एरिया हो गया। तो जैसे ही हम नैनो पार्टिकल्स की बात करते हैं तो इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और सरफेस एरिया अगर हम बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी, रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होंगी, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, मैग्नेटिक, इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है इनकी जो इंक्रीज कर जाती है। इम्पोर्टेंट है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनकी इंक्रीज कर जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका सिंपल एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ,
एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट, इस पे एक स्टोन मैंने रखा, स्टोन, तो ये स्टोन इस पे चिपकेगा क्या, मैग्नेट पे कोई पत्थर अगर हमने रखा तो ये पत्थर है बड़ा सा, ये इस पे, क्योंकि ये तो नॉन मैग्नेटिक है ना, पत्थर मिट्टी जो होती है वो क्या मैग्नेटिक होती है, क्या मैग्नेट को चिपकती है, नहीं ना, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, नॉन मैग्नेटिक ये होते हैं, नॉन मैग्नेटिक, इसलिए ये मैग्नेट को नहीं चिपकेंगे क्योंकि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ही नहीं। लेकिन आप इस मैग्नेट को इस पत्थर के एकदम माइनर पार्टिकल्स में रखो, आप इस मैग्नेट को क्या करो, मिट्टी में ले जाके रखो जिसमें बहुत बारीक बारीक मिट्टी है, मिट्टी है बहुत बारीक, ये जो मिट्टी है ना इस मैग्नेट पे चिपक जाएंगे। क्यों चिपकी है, आप एक बार करके देखो कि मैग्नेट को ना मिट्टी में ले जाके रखो, बहुत बारीक मिट्टी में, तो ना ये पार्टिकल्स मिट्टी के इस पे चिपक जाएंगे। अब बड़ा पत्थर तो चिपका नहीं था, लेकिन ये बारीक पार्टिकल्स मिट्टी के ही है, मिट्टी तो नॉन मैग्नेटिक होती है, लेकिन जैसे ही हम बड़े मटेरियल के, बल्क मटेरियल के साइज को छोटा किए, उसको हमने क्या करे, नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट किए, तो अब इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो गई, यानी अब ये इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, बढ़ गई, इनकी जो नॉन मैग्नेटिक थे अब ये मैग्नेटिक हो गए हैं थोड़े बहुत, अब ये मैग्नेट से चिपकेंगे क्योंकि इनमें क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनकी इंक्रीज हो गई। इसी तरह इनकी इलेक्ट्रिकल एंड अदर जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाती है, नैनो पार्टिकल्स के लिए इंक्रीज हो जाती है। तो यही इसका साइज एंड शेप, जो एकदम छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पीयर शेप के होते हैं, तो इनका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है ना भाई। देखो एक बड़ा सा कोई भी किसी भी शेप का बड़ा सा, सपोज स्टोन है, एक पत्थर है, उसका ये सरफेस एरिया है इतना, उस पत्थर को मैं बारीक टुकड़ों में पीसेज में कट करूँगी तो हर एक पीस का अपना अपना एक सरफेस एरिया हो जाएगा, तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा इन माइन्यूट पार्टिकल्स का इस बड़े से स्टोन के कंपेयर में ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा। तो क्या हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है नैनो पार्टिकल का, तो इसलिए इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद ना अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द लैम्डा मैक्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब ना जब मैंने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने जो सिखाया है, इसका मैंने यूट्यूब पे पूरा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने लैम्डा मैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लैम्डा मैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख लेना। अभी देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आया है कि कैलकुलेट द लैम्डा मैक्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। अब ये आपको कंपाउंड कैसे दिख रहा है, ये ना हेट्रो एन्यूलर डाइन है, हेट्रो एन्यूलर डाइन, हेट्रो एन्यूलर डाइन, डाइन क्या होते हैं, जो अल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड हो। अब ये एक ही रिंग के अंदर डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड इस तरह से है, तो इसको हम कहते हैं होमो एन्यूलर डाइन, होमो एन्यूलर डाइन। लेकिन अगर देखो ये जो 2 डबल बॉन्ड है ये कॉन्जुगेशन में है और 2 अलग अलग रिंग में है, इसलिए इनको हेट्रो एन्यूलर डाइन। तो जो हेट्रो एन्यूलर डाइन के लिए बेस वैल्यू होती है वो होती है 215 नैनोमीटर, 215 नैनोमीटर। अभी देखो इस तरह से है ये डाइन, इस तरह से। अब इस पे देखो अल्किल सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, तो आप देखो हमें अल्किल सब्स्टिट्यूएंट कैसे जो इन डबल बॉन्ड के ऊपर सिंगल बॉन्ड अटैच्ड है ना उनको हम बोलते हैं अल्किल सब्स्टिट्यूएंट। ये जो इस साइड वाला मॉलिक्यूल है ना इससे हमें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इस डबल बॉन्ड पे कौन से सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ 2 सिंगल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड पे लगे हैं, फिर यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे एक बॉन्ड है और इस वाली पोजीशन पे यहाँ पे ये वाली पोजीशन पे एक बॉन्ड है, ये वाला एक बॉन्ड है और ये वाला एक बॉन्ड है, तो ये एक बॉन्ड हमने ड्रॉ किया और ये, तो कितने अल्किल सब्स्टिट्यूएंट है 1 2
3 4 4 अल्किल सब्स्टिट्यूएंट है। एक अल्किल सब्स्टिट्यूएंट के लिए वैल्यू होती है 5 नैनोमीटर। 5:4 इज इक्वल टू 20 नैनोमीटर। और अब ना इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हैं? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, अब ना एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होते हैं? रिंग को अगर बाहर साइड से डबल बॉन्ड अटैच्ड है तो इसको बोलते हैं हम एक्सोसाइक्लिक डबल। तो आप देखो इस वाली रिंग के लिए ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या है? एक्सोसाइक्लिक है। तो 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए वैल्यू रहती है 5 नैनोमीटर। तो ये टोटल हमारा कितना हो गया? 215 प्लस 5 220 प्लस 20 240 नैनोमीटर। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू हमारी आ गई इस कंपाउंड के लिए 240 नैनोमीटर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कंपाउंड था इसमें ना देखो ये जो है ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। और इस पे ना मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है कि लैम्डा मैक्स अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड के लिए और कॉन्जुगेटेड डाइन के लिए किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप देख लेना डिटेल में। लेकिन अभी देखो इस वाले कंपाउंड के लिए देखो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड के लिए बेस वैल्यू होती है 215 नैनोमीटर। अभी देखो इसमें एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है, ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड का डबल बॉन्ड है, यहाँ ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है। तो 1 एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, अगर एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है तो उसके लिए कितनी वैल्यू रहती है? 30। अगर 2 एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है तो फिर 60। अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा वाला सिर्फ यही है, ये तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड का डबल बॉन्ड हो गया ना। और ये सिस्टम कैसा है? एक ही रिंग में 2 डबल बॉन्ड है, यानी होमो एन्युलर डाइन की तरह है। तो अल्फा ब्यूटा अनसेचुरेटेड के केस में होमो एन्युलर डाइन की जो बेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 39 नैनोमीटर। बेस वैल्यू कितनी होती है? 39 नैनोमीटर। और अभी देखो कंपाउंड हमारा इस तरह है, इस तरह से है। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो अभी देखो ये है इसकी अल्फा पोजीशन, ये है बीटा कार्बोनिल की अल्फा बीटा, ये हो गई इसकी गैमा पोजीशन और ये है इसकी डेल्टा पोजीशन। तो अगर अल्फा पे कोई सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है, यानी अगर यहाँ कोई ऐसा बॉन्ड लगा हुआ रहता, इसको हम बोलते हैं अल्फा सब्स्टिट्यूएंट, तो उसके लिए वैल्यू रहती 10 नैनोमीटर। बीटा पे कोई सब्स्टिट्यूएंट रहता है तो उसके लिए वैल्यू रहती 12। और डेल्टा या फिर गैमा के लिए, डेल्टा या फिर गैमा के लिए इस तरह से डेल्टा और ये फिर गैमा, यहाँ इसके लिए वैल्यू रहती 18 नैनोमीटर। यानी डेल्टा पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है या गैमा पे या फिर इसके बाद हाइयर पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके लिए वैल्यू रहती 18 नैनोमीटर। तो ये डेल्टा के भी हाइयर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो इनके लिए वैल्यू हो जाएंगी 18:2 36 नैनोमीटर। तो टोटल हमारा वैल्यू हो जाएगा ये 302 नैनोमीटर, 302 नैनोमीटर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का जो ये वाला है लास्ट वाला, इसमें देखो ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड के लिए बेस वैल्यू आ जाएंगी 215 नैनोमीटर। और इसमें देखो 2 एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है, एक ये वाला भी और एक ये वाला भी। तो 1 एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड के लिए कॉन्जुगेशन के लिए 30:2 इज इक्वल्स टू 60 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। और ये क्या है? होमो एन्युलर डाइन भी तो है, ये एक ही रिंग में 2 डबल बॉन्ड, तो उसके लिए फिर अलग से 39 नैनोमीटर। और यहाँ पर देखो ये है इसकी अल्फा पोजीशन
जिस पे डबल बॉन्ड अटैच्ड है, ये बीटा पोजीशन, फिर ये गैमा पोजीशन और फिर ये डेल्टा पोजीशन। अल्फा बीटा गैमा डेल्टा के बाद में ये जो हायर पोजीशन, इस पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो एक सब्स्टिट्यूएंट के लिए 5 नैनोमीटर। तो टोटल हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 342 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स। उसके बाद देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछा गया था, बिलो इज द पार्शियल स्पेक्ट्रम ऑफ कंपाउंड 1 और 2। एक तो ये इस वाले कंपाउंड के लिए स्पेक्ट्रा है या फिर इस वाले सेकेंड वाले का स्पेक्ट्रा है। विच स्ट्रक्चर इज कंसिस्टेंट विद द डाटा एंड वाई। आपको बताना है इनमें से ये जो स्पेक्ट्रा है इसका डाटा किस वाले के लिए मैच होता है और क्यों। यानी ये जो स्पेक्ट्रा है ये सेकेंड वाले का है या फिर इस फर्स्ट वाले का है, दोनों में से किसका। इतना इजी क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए ये आपको पूछा गया था। अगर जिसको ये कर क्वेश्चन नहीं आया ना, मतलब उसने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ना कार्बोनिल कंपाउंड की फ्रीक्वेंसी हमें पता है कहाँ आती है, 1700, नियर अबाउट 1700 सेंटीमीटर, 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पे नियरली आती है। तो यहाँ पर देखो ये 1715 पे एक पिक हमें दिख रहा है इस तरह से, ये जो पिक है 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पे, ये किसका हो सकता है। ऑब्वियसली ये कार्बोनिल कंपाउंड का होगा। और इस सेकेंड वाले में कार्बोनिल कंपाउंड हमारा क्या है, कार्बोनिल हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इस वाले फंक्शनल ग्रुप की ये फ्रीक्वेंसी है। मैंने अभी आपको जब FTIR का इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ा रही थी उसमें उस क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो कार्बोनिल हमारा होता है फंक्शनल ग्रुप वो कौन सी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करता है, 1715। फिर जो हमारा डिटेक्टर होता है वो 1715 पे डिटेक्ट करता है और 1715 पे हमें ऐसा सिग्नल दिखाई देता है। तो इस पे फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल दिखाई दे रहा है, मतलब वो किसका होगा, ऑब्वियसली कार्बोनिल का होगा। तो इसलिए ये जो हमारा स्पेक्ट्रा है ना भाई, बाकी पिक्स को तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। 1715 पे पिक दिख रहा है, मतलब ये इस वाले कंपाउंड के लिए ही होगा। फिर भी सेटिस्फैक्शन के लिए हम बाकी पिक्स चेक करते हैं। अभी देखो OH का जो पिक है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, फर्स्ट वाले में OH। OH का जो पिक होता है ना, इस तरह से ऐसा ब्रॉड पिक होता है, ब्रॉड, ऐसा शार्प पिक नहीं होता है, ऐसा बड़ा सा ब्रॉड पिक होता है और 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पे आता है। देखो 3000 पे पीक है, इसके बाद तो 33 पे तो यहाँ पे कोई पीक ही नहीं है, तो ये वाला कंपाउंड नहीं होगा। अब ये पीक कौन सा है, ये 3000 पे, तो ये जो पीक होता है ना 3000 पे, ये 2800 से 3000 पे ये जो इस तरह से ऐसा पीक आया ना, ये सारे मॉलिक्यूल में कॉमन होता है, ये सभी में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इस पीक को आपको देखना नहीं है, क्योंकि ये किसी का अपना एक इंडिविजुअल नहीं होता, ये सभी में देखना। ये पीक होता किसका है, ये पीक CH स्ट्रेचिंग का होता है, CH स्ट्रेचिंग का। अभी देखो इस वाले मॉलिक्यूल में यहाँ पे C है और यहाँ 2 H है, तो ये जो CH बॉन्ड है ना, इस स्ट्रेचिंग का, ये CH स्ट्रेचिंग का, यहाँ पे भी CH है, CH2, हर जगह यहाँ पे CH। तो ये जो CH बॉन्ड है ये तो हर मॉलिक्यूल में रहता ही है, इसलिए ये वाला पीक आपको हर मॉलिक्यूल में दिखेगा। और ये जो पीक है ये भी आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मेन है हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है ना, मेन फंक्शनल ग्रुप, उनके फ्रीक्वेंसीज याद होने चाहिए। जैसे नाइट्रो ग्रुप के 2 पीक्स आते हैं इस तरह से, 1500 सेंटीमीटर पे एक आता है और एक आता है 1400 सेंटीमीटर इन। तो ये 2 पीक अगर आपको दिखे यहाँ पे, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, मतलब हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, NO2। अभी यहाँ पे तो हमें फंक्शनल ग्रुप दे रखा है कि कार्बोनिल है और 1700 पे सिग्नल आया है, तो ये इस वाले के लिए हमारी स्पेक्ट्रा होगा। रीज़न बिकॉज द फ्रीक्वेंसी मैचेस विद that of carbonyl molecule
700 centimeter inverse, and this peak arises due to the CH stretching frequency 3000 centimeter। और ये जो पीक आ रहा है ना, ये 1400 के अराउंड, 1500 से कम पे। तो जो सी सिंगल बॉन्ड ओ का जो पीक आता है ना, वो इस रेंज में। लेकिन आपको ये नहीं भी याद रहा तो भी चलेगा, आपको सिर्फ मेन फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं साइनाइड, NO2, उसके बाद में NH2 अमाइन, OH, ये मेन फंक्शनल ग्रुप के पिक्स कहाँ आते हैं? कार्बोनिल सबसे मेन, क्योंकि आधी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी तो कार्बोनिल पे ही डिपेंड है। तो इन सब के पिक्स कहाँ आते हैं आपको पता होने चाहिए। इसके लिए ना मैंने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिटेल में वीडियो बनाया है इस टॉपिक पे कि किसका पिक कहाँ आता है, किस पोजीशन पे आता है। तो उसका वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इतना इजी क्वेश्चन था, देखो ये 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है, इतना इजी क्वेश्चन। इसका आपको स्ट्रक्चर बताना है। अभी देखो ये 3000 पे ये पीक तो हमें इस वाले मॉलिक्यूल में भी देखने को मिला था। देखो यहाँ पर भी ये पीक है, तो ये मैंने आपको बताया हर मॉलिक्यूल में आपको देखने को मिलेगा। किसका होता है ये? CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का पीक होता है 3000 सेंटीमीटर इनवर्स और 2800 से लेके 3000 सेंटीमीटर इनवर्स तक। अब ना यहाँ पर देखो ये 2000 और 2500 के बीच में नहीं है क्या, एक पीक आया है यहाँ पे इस तरह से। ये पीक 2150 सेंटीमीटर इनवर्स पे, नियरली बता रही हूँ मैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। हाँ, इस पे कौन सा पीक आता है भी? अभी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सा है? C3H5N। C3H5N नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन वाले फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं? NO2, NH2, CN नाइट्राइल, NH सेकेंडरी अमाइन। अभी देखो NO2 ऑक्सीजन तो हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में है ही नहीं, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं होगा। NH2 हो सकता है, CN हो सकता है, सेकेंडरी अमाइन। तो जो NH2 का पीक है ना, NH2 के 2 पीक्स आते हैं, 2 पीक्स ऐसे नज़दीक नज़दीक 2 पीक आते हैं 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पे। NH का 3300 के आसपास एक पीक आता है, ऐसे शार्प सिग्नल आता है 33। सेकेंडरी अमाइन का एक पीक आता है और प्राइमरी अमाइन के 2 पीक आते हैं। ये मैंने बड़े डिटेल में सिखाया है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के वीडियो में, वहाँ से आप देख लेना। और जो CN है ना, इसका आता है 2100 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड। तो यहाँ पे इस वाले मॉलिक्यूल में देखो आप, जो 2 पीक आने चाहिए NH2 के, वो 3300 पे आना चाहिए। आप देखो 3000 के बाद में तो कोई पीक यहाँ पे तो कोई पीक आया ही नहीं है 33 पे। कोई दिख रहा है ऐसे यहाँ पे पीक 33 पे? नहीं। तो ये जो NH2 और प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन है, ये हमारे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नहीं है। NO2 तो वैसे ही नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ही ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि NO2 होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ 2100 सेंटीमीटर के अराउंड एक पीक दिख रहा है, मतलब साइनाइड हमारा प्रेजेंट होगा, C ट्रिपल साइनाइड। अभी देखो ये जो 2 पीक्स है ना, ये एक CH3 बेंडिंग का है और एक CH2 बेंडिंग का है। लेकिन ये पीक आपको याद नहीं भी रहेंगे तो भी चलेगा। अभी देखो C3H5N में एक है हमारा CN। अभी कितने बचे? अब बचे हमारे पास C2H5। C2H5 क्या है? इथाइल ग्रुप है ना। एक C चले गया, एक N चला गया, C2H5 बचा। C2H5 क्या है? इथाइल ग्रुप होता है भैया, ये तो सबको पता ही होता है। C2H5 मीन्स इथाइल। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। आपको क्या बताना है? आपको स्ट्रक्चर पे से इसका आपको स्ट्रक्चर बताना है। यही इसका स्ट्रक्चर है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CN।
अभी ये CH3 का जो बेंडिंग वाइब्रेशन आता है वो यहाँ पर आता है 1400 के पास में, और CH2 का भी यही आता है, इसीलिए आपको यहाँ पे ऐसे दो पीक देखने को मिल रहे हैं पास पास। तो एक है CH3 बेंडिंग का और दूसरा है CH2। लेकिन ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये मुझे भी याद नहीं है, ये मैंने देखे हैं अभी, वैसे अदरवाइज़ मुझे भी ये पीक के बेंडिंग वाइब्रेशन याद नहीं है। आपको याद मेन रखने हैं, क्योंकि इन मेन फंक्शनल ग्रुप से ही आपका स्पेक्ट्रा पहचान पाओगे। कोई आपको ये नहीं बता देगा एग्ज़ाम में कि भाई CH3 बेंडिंग से और CH2 बेंडिंग से आपका स्पेक्ट्रा पहचानो आप। अदरवाइज अगर आप सोचोगे इसमें तो इतने सारे पीक्स हैं भाई, सब पता होने चाहिए हमें, तो तभी हम बता सकेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ऐसा नहीं होता है। आपको जो मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, बस उसका पीक पता होना चाहिए कहाँ आता है, आप बाकी सारे पता कर लोगे। देखो ये तो सब में कॉमन है, ये आपको पता चल गया। तो ये जो पीक है ना, ये सारे कॉमन पीक रहते हैं। अब देखो CH3, CH2 ये तो हर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहते हैं भाई, इसलिए ये तो हर मॉलिक्यूल में पीक्स आएंगे, इसलिए आपको इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम ही है फिंगरप्रिंट, जो सबका यूनिक होता है अलग। तो देखो ये जो कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है ना, ये यूनिक है, ये इसकी अलग रहेंगी, सबकी अलग रहेंगी, सेम नहीं रहेंगी। जैसे कार्बोनिल की अलग, नाइट्राइल की अलग, इस तरह से ये अलग फिंगरप्रिंट अलग अलग फ्रीक्वेंसीज देगा। बाकी ये तो कॉमन है, इसलिए हमें इनका देखने की ज़रूरत नहीं। तो ये इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर होगा। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।